सही आंसर इसका क्या होगा? बी। नेक्स्ट, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग a decomposition reaction in which source of energy of decomposition of light. C ऑप्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब ये कौन सी डिकम्पोजिशन है? डिकम्पोजिशन बाई सनलाइट। ठीक है, यहाँ पे लाइट लिखा है। डिकम्पोजिशन की 3 टाइप की रिएक्शन होती है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट। तो यहाँ पर जो तुमने ऑप्शन बताया है सी, वो ठीक है, लाइट से डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट, ए मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि एक मेटल और एक नॉन मेटल, मरकरी एंड ब्रोमीन। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये शब्द लिखा है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली में का मतलब जो होता है कि जैसे आगे लिखे है वैसे ही पीछे लिखे होने चाहिए। यानी कि पहले मेटल है तो ऑप्शन में भी पहले मेटल होना चाहिए, और पीछे क्या लिखा है? नॉन मेटल। ठीक है, तो पीछे भी क्या होना चाहिए? नॉन मेटल। आंसर देखो, अगर देखें तो पहला भी ठीक है, ब्रोमीन और मरकरी, पर उसमें क्रम चेंज हो गया, यानी कि जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया। पहले मेटल होना चाहिए था, बाद में नॉन मेटल होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या है? पहले ऑप्शन में पहले मेटल नॉन मेटल है और बाद में मेटल है, तो वो क्रम चेंज हो गया, इसलिए वो गलत है। बाकी ऑप्शन उसके भी ठीक है। सी में सेम है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का आया है सवाल। ठीक है, अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से अगर हम देखें कि कॉनकेव के बदले वो कॉन्वेक्स के बदले, पहले तो ये बताओ कॉन्वेक्स लेंस बनता कैसे? हमने आपको बताया था इस तरह से जो लेंस बनता है वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस की 6 इमेज फॉर्मेशन होते हैं। कैसे होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, और जो कॉनकेव होता है वो कुछ तरह इस तरह से बनता है। ठीक है, हाँ, ये पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी और ये निगेटिव फोकल लेंथ होगी। अब जैसे किसी व्यक्ति को मायोपिया होता है, उसको दूर का नहीं दिखता है, तो वो इस लेंस का यूज करता है। ठीक है, तो अब जब वो व्यक्ति वो एक तरह का लेंस लगाए है, तो उसको ना चीज़ें छोटी दिखाई दे रही हैं ना बड़ी दिखाई दे रही हैं। बात समझ में आई? यानी कि वो जो इमेज बनती है एक्चुअल में बनती तो छोटी है, पर ब्रेन अपने हिसाब से उसको सेट कर लेता है। तो 2f वाला केस हमेशा ध्यान रखना बेटा कि इमेज कब सेम साइज की बनेगी, जब फोकस से डबल लेंथ पे रखी होगी, और कब बड़ी बनती है, यानी कि ऑब्जेक्ट छोटा हो जाए और इमेज कैसी हो जाए, तो वो होगी पोल और फोकस के बीच में। यानी कि लेंस के रेस्पेक्ट, ये तो हमने मिरर के रेस्पेक्ट में बताया, लेंस के रेस्पेक्ट में देखें तो फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बड़ी बन जाएगी। देखो, द लेंस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन आई फॉर्म्स ए इमेज ऑफ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड स्क्रीन। कुछ नहीं करना, ना बड़ी ना छोटी, स्क्रीन शब्द को ध्यान दो बस। पेपर में हिंट दी जाती है तुम्हें। स्क्रीन का मतलब क्या होता है? स्क्रीन पे क्या बनती है? ये क्या है? ये टीवी पे तुम देख रहे हो इमेज। तो आँख में जो लाइट जा रही है लेंस पे जा रही है, लेंस के बाद इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पे। बस स्क्रीन शब्द पे ध्यान दो बस, तुम्हें पूरे सवाल से कोई मतलब नहीं, केवल एक शब्द पकड़ लो। कौन सा? स्क्रीन। स्क्रीन मतलब रेटिना। बात खत्म। ये क्या है? स्क्रीन। हम इसको इससे कनेक्ट करे हुए हैं, तो ये स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन से आने के बाद क्या हो रहा है? ये रेटिना। यानी कि इसी तरह आंख में एक स्क्रीन होती है, इसे रेटिना कहते हैं। जो कुछ भी तुम देखते हो सब कुछ उस पर बनता है, उससे सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है, और ब्रेन उसको अपने हिसाब से कैलकुलेट करके तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर देता है कि इमेज क्या है, कैसा है, कलर क्या है, कैसा है। ठीक है, स्क्रीन शब्द पे ध्यान देना, यानी कि जब तुम पेपर में बैठे होते हो तो मैं वहाँ पे एक एक पॉइंट पे ध्यान देना होता है कि मतलब किस तरह से हमें काम करना है और किस तरह से काम नहीं करना, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी वाला। ठीक है, ये फूड चेन का है, और एनवायरमेंट चैप्टर से। विच ऑफ द फॉलोइंग और मल्टीपल फिजन, देखो यहाँ पे आ गया मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन सुनते ही बताओ कौन से में होगा अब देखो मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम। ठीक है, पर ईस्ट भी आ रहा है इसमें,
तुम्हें क्या लगाना है? प्लाज्मोडियम। दोनों कैसे लगा सकते हो भाई? आ जाओ असर्शन रीजन पे। इसमें लिखा है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। बिल्कुल सही बात है। देखो ये पेपर में आ रहे हैं असर्शन और रीजन के नाम से। अब तुम्हें ऑप्शन इनमें से चुनने हैं। हाँ, ठीक है, हर सवाल का ऑप्शन इसमें से चुनना है 20 तक। इसमें सब लिखा होगा कि 17 से लेके 20 तक के सवाल के ऑप्शन यही है। 17 से लेके 20 तक के सवाल के ऑप्शन यही है, इसमें सब लिखा होता है। ये बात हमने तुम्हें शुरू में पढ़ाई थी, ठीक है। इधर इधर देखो बेटा, एसर्शन क्या कहता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। कब? जब जिंक की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि नाइट्रिक एसिड इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो हाइड्रोजन ना बना के वाटर बना देता है। क्या बना देता है? वाटर। तो एसर्शन सही है, बात क्लियर है। अब क्यों? अब उसका रीजन बताना है। पहले तो इसमें करने का तरीका क्या होता है कि पहले तुम एसर्शन लिखाओ, उसको देख लो कि वो सही है या गलत है। अब वो क्यों सही है, क्यों का कारण क्या होगा? उसका रीजन। रीजन क्या है कि नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज है, अभी हमने बताया था। तो हाइड्रोजन गैस ना प्रोड्यूस करके क्या प्रोड्यूस करता है? और अपने आप को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ से? यहाँ पे ये आएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि असर्शन क्यों सही है, क्योंकि जो रीजन में दे रखा है वो उसका सही एक्सप्लेनेशन है। इसके हिसाब से 17 का फर्स्ट हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन लिखा है पूरा नोट कर दो कॉपी पे। नहीं, ए लिखने से क्या है कि बेटा देखो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तुम पहले ए ऑप्शन लिखो और ए ऑप्शन लिखने के बाद पूरा ये नोट करके आओ। नहीं तो ये डायरेक्ट वाला काम फिर डायरेक्ट ऐसे ही होता है। हाँ, ये समझो। अब गड़बड़ हो जाती है, उसमें ऑप्शन पूरा लिखा हुआ। अब फिर असर्शन पे चेक करो। इन सवालों को करने का पहला तरीका है असर्शन देखो। एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। यानी कि फूड चेन में जो सबसे ऊपर ट्रॉपिक लेवल होगा, जैसे ऊपर ट्रॉपिक लेवल से मतलब है कि ग्रास होगी, ग्रास को खाएगा ग्रास ऑपर, और ग्रास ऑपर को कौन खाएगा? फ्रॉग मान लो। फ्रॉग को कौन खा जाएगा? स्नेक। और स्नेक को कौन खा जाएगा? हॉक। यानी कि सबसे ऊपर कौन है? हॉक। हॉक। ग्रास जो है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे है और हॉक जो है वो लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे, जो भी है ट्रॉपिक लेवल पे। तो अब हार्मफुल केमिकल यानी कि ग्रास में कुछ केमिकल होंगे, वो किस में आ गए? ग्रास ऑपर में। ग्रास ऑपर के केमिकल किस में आ गए? फ्रॉग में। और फ्रॉग के केमिकल किस में आ गए? और स्नेक के केमिकल किस में आ गए? हॉक में, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा केमिकल किसके पास आ गए? तो यही पूछ रहा है कि एक्यूमुलेशन मतलब उपस्थित होना। हार्मफुल केमिकल इज मैक्सिमम, यानी कि हार्मफुल केमिकल जो है वो मैक्सिमम कहाँ होते हैं? किस ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक है। यानी कि उस ऑर्गेनिज्म में होते हैं जो ट्रॉपिक लेवल में सबसे ऊपर होता है, हाईएस्ट। तो ये बात सही है गलत है? सही है, यानी कि असर्शन एकदम। अब रीजन चेक करो कि रीजन उसका सही कारण बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डिसीज एंड पेस्ट। यानी कि जो हार्मफुल केमिकल होते हैं वो फसलों के ऊपर डाले जाते हैं उनको पेस्ट और डिसीज से बचाने के लिए। पेस्ट का मतलब है कीड़े मकोड़े लग जाना और डिसीज का मतलब है कि उनमें खुद की बीमारी हो जाना। उनसे बचाने के लिए उस पर स्प्रे किए जाते हैं। अब देखो उस पर स्प्रे किए जाते हैं, जो मैंने तुम्हें चेन समझाई उस हिसाब से वो सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं? हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर। यानी कि हाईएस्ट वाले के पास कहाँ से आ रहे हैं? कि भाई फसलों से आ रहे हैं। यानी कि कोई भी ट्रॉपिक लेवल की शुरुआत होगी वो ग्रास से ही होगी, फसल से ही होगी, ठीक है। तो यानी कि इसका अभी ए वाला ही ठीक है, यानी कि उसका सही एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है यहाँ पे। 18 के बाद 19 आ जाओ। द रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात। जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली है पानी में रहती है, इंसान ज़मीन पर रहते हैं, दोनों का रेट ऑफ ब्रीथिंग देखेंगे तो मछली ज़्यादा फड़फड़ाएगी, ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लेगी। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। ये कहता था एकदम प्योर। इसका उल्टा कर लो, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है हवा में और पानी में कम। तो ये कह रहे हैं कि पानी में ज़्यादा और हवा में कम। तो एसर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। इस हिसाब से ऑप्शन चुनो।
यहाँ पे देखो अभी पता चल जाएगा। एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। सी, कभी कभी ये क्या कर देते हैं कि तुमने सी ऑप्शन दिमाग में डाल लिया, पर एक बार ऑप्शन पढ़ लिया करो कि उल्टा भी हो जाता है कि पहले रीजन लिख देंगे फिर असर्शन बाद में कर देंगे। 20, 20वां सवाल। द रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। बिल्कुल सही बात है, यानी कि नेचुरल तरीके से ही तो रेनबो बनता है आसमान में। रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर एट द प्रेजेंट इन द एयर। ये बिल्कुल गलत है, ओवरहेड नहीं होता, अपोजिट टू द, ये भी सी है, अपोजिट होता है, अपोजिट। बात समझ में आई? रेनबो जब बनेगा जब सन उसके अपोजिट में होगा, तो इसका भी ऑप्शन क्या है? सी। तो 20 क्वेश्चन हमने देखे एमसीक्यू के, उम्मीद है कि समझ में आए होंगे। 20 के बाद आप और बहुत सारे ये सेक्शन बी के क्वेश्चन देख लोगे यहाँ पे कि नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा है, सिंपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना रहा है। CaO प्लस H2O, बस CH का उल्टा प्लस हीट, 2 नंबर मिल जाएंगे बैलेंस करने। देखो कितना सिंपल है, ठीक है, 2 नंबर के लिए कितना सिंपल सवाल है। ये तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर से मतलब लाइव प्रोसेस वाले चैप्टर से है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन, बिली का फंक्शन, एनल स्फिंक्टर मसल और लाइपेज का काम। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम को एसिडिक बनाता है और हाँ स्टमक में, और पेप्सिन को एक्टिव करता है, क्योंकि पेप्सिन जब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक मीडियम एसिडिक नहीं होगा। विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और एब्जॉर्प्शन का काम होते हैं। हाँ, एनल स्फिंक्टर मसल जो मतलब हमारी बॉडी में होती है, बात समझ में आई? लाइपेज डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में काम आता है, और सिक्रेट कौन करता है? पैनक्रियास। ये काम हो गया। हाउ डू द मूवमेंट ऑफ लीव्स इन द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट्स। यानी कि सेंसिटिव प्लांट्स जैसे छुई का पेड़ आपने देखा होगा, ठीक है, तो वो एक सेंसिटिव प्लांट है। जैसे हम उसको टच करते हैं, छुई का मतलब होता है वो नॉट टच मी प्लांट बोलते हैं, ठीक है, और मतलब उसको जब हम टच करते हैं तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, तो वो सेंसिटिव प्लांट हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कि रूट अपने आप नीचे जा रही हैं, सेंसिटिव प्लांट मूव कर रहे हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। वो जियोट्रॉपिक मूवमेंट कर रही हैं, रूट्स का काम क्या है? जियोट्रॉपिक मूवमेंट, और ये जियोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं कर रहा, जिनेस्टिक मूवमेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन लाइट वाले चैप्टर से सिंपल सवाल है। कई सवाल ऐसे हैं जो तुम मतलब इजीली हैं, बहुत आसानी से तुम कर सकते हो, ठीक है। ये चैप्टर से दे रखा है फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी वाले से कि 3 रजिस्टर हैं 6 ओम के, और उनको कंबाइन करके कितना बनाना है? 9 ओम बनाना है। सो दैट हाउ वी कनेक्ट द 3 रजिस्टर ऑफ द 6 ओम एंड कॉम्बिनेशन है 9 ओम रजिस्टर। जस्टिफाई योर आंसर, मतलब हमें चेक करना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? देखो रजिस्टर को, अब 3 रजिस्टर हैं, 9 ओम बनाना है, अगर तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 18 ओम हो जाएगा, 6 6 6 सीरीज में। और अगर तीनों को पैरेलल में लगाएंगे तो 1/6 1/6 1/6, तो वो 3 ओम आ जाएगा, वो 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम करें तो करें क्या कि हमारा काम हो जाए, तो तुम 2 रजिस्टर को लगाओ पैरेलल में, तो 1/6 1/6 आया, इसके हिसाब से 6 एलसीएम आया, 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है, 2/6, तो ये कितना आ गया? 3 आ गया भाई। कितना आ गया? यानी कि 2 को जब हमने किस में लगाया? पैरेलल में। किस में लगाया? तो फिर 1 किस में लगा देंगे? सीरीज में। 6 और 3 9, तो कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा कि 2 बनेंगे इस पैरेलल में इस तरह से। ये 6 ओम के 2 रजिस्टर हैं, ये दोनों गए पैरेलल में, और इसके बराबर में 1 लग जाएगा सीरीज में, बस। समझ में आएगा आप? ये कॉम्बिनेशन जब भी आते हैं पेपर में, तो बस तुम्हें इतना ध्यान देना होता है कि या तो 2 पैरेलल में, या 2 सीरीज में, 1 पैरेलल में, बस। इससे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देना। अब यहाँ क्या है कि 2 पैरेलल में और 1 क्या है? सीरीज में। एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन सारे दे रखे हैं, सारा कुछ एनसीईआरटी में,
ठीक है, एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है। हाँ सेंड कर दूंगा मैं। और इट्स कंपाउंड का सवाल है चौथे चैप्टर से। अब इसमें करना क्या है, देखो इसमें लिखा है कि कार्बन के कंपाउंड है आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहला ऑप्शन। आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। अब इन चार ऑप्शन में से कोई दो ऑप्शन सही है और दो ऑप्शन क्या है गलत। तो इन सवालों को करने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि पहला वाला कैसा है, रॉन्ग। तो जिस ऑप्शन में फर्स्ट आ रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें फर्स्ट आ रहा है, और ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट। अब हमारे पास बचा क्या, सी और डी। अब इनमें से हमें एक ऑप्शन और गलत हो जाए तो हमें और अच्छा लग जाए, ठीक है। अब इसमें से थर्ड एंड फोर्थ में से देखना पड़ेगा कि कौन ऑप्शन सही है और कौन ऑप्शन गलत है। हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो अब यहाँ देखना है कि दोनों में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो कैसा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग या वीक, बताओ बताओ क्या होता है। आई थिंक बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शनल है, जैसे ग्रेफाइट है कार्बन का कंपाउंड होता है और डायमंड है वो भी कार्बन का कंपाउंड है। तो डायमंड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और ग्रेफाइट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये चीज़ है। बी, अभी बी लगा दिया है, फिर चेक करके देखते हैं। ये कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड FeSO4, CaSO4, CaSO4, Na2CO3। दिस कंपाउंड है मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उस दिन हमने परसों तुम्हें बताया था, ये सारी बातें बताई थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में होता है। देखो इसका अगर हम देखें तो .7H2 आता है, FeSO4.7H2। ये होता है CuSO4.5H2, ठीक है। ये CaSO4.2H2 और सबसे ज़्यादा होता है इसमें Na2CO3.10H2। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। Na2CO3.10H2, डी ऑप्शन सही होगा। अब इस पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक। शुरुआत में बताइए कि एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। वेरी गुड, याद रहेगा, ठीक है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर रखते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एसिड से रिएक्शन करेंगे तो बेस बन जाएंगे और बेस से रिएक्शन करेंगे तो एसिड बन जाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा इसका, Al2O3 एल्यूमिनियम के लिए और जिंक के लिए ZnO। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और जिंक का ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट है MnO2 + 4HCl MnCl2 H2O + Cl2। ये हमने शुरुआत में बताई थी जब तुम्हें रिडॉक्स पढ़ाई थी। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है और कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है। तो अब इसमें ये पूछना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि MnO2 को देखो, बस केवल एक चीज़ देखनी है, किसको देखनी है, यहाँ MnO2 है यानी कि Mn के साथ ऑक्सीजन है, Mn के साथ क्या है, ऑक्सीजन। अब यहाँ इसको कंपेरिजन करेंगे Cl2 के साथ, किसके साथ करेंगे, MnCl2 के साथ, ठीक है। किसके साथ कंपेयर करेंगे, MnCl2। तो Mn में से O हट गया, अब कौन लग गया, Cl। तो यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल, ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूवल। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, सही। एक चीज देखनी है बस इस रिएक्शन में आगे, बस एक ही चीज देखनी है, बाकी दिमाग लगाना ही नहीं है। MnO2 को देख लो, रिएक्टेंट साइड में केवल दो ही हैं आपके, रिएक्टेंट साइड में आपके केवल दो ही हैं कंपाउंड, ठीक है। तो MnO2 को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और HCl का क्या हो गया, ऑक्सीडाइजेशन, HCl का हो गया ऑक्सीडाइजेशन। हाँ ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आया है तुम्हारा रिप्रोडक्शन से,
या हेरिडिटी से, कहीं से भी मान सकते हो, पर मेनली रिप्रोडक्शन से। मतलब इसमें ये पूछा है द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई वॉट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर, ठीक है, और सेम ऑप्शन है इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ द फीमेल चाइल्ड, तीसरे ऑप्शन में बोला है। द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जायगोट। चौथा सही दिख रहा है, बात समझ में आई? चौथा ऑप्शन कैसा दिख रहा है? यानी कि पहले दो ऑप्शन अगर हम देखें कि किसी भी बच्चे का मतलब किसी भी मतलब चाइल्ड को डिटरमाइन करने का कि वो गर्ल है या बॉय है, तो उसमें मतलब 50-50 चांस होता है, मतलब 50% फादर का चांस होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो एक्स और एक्स जो गैमीट होते हैं वो गर्ल के लिए होते हैं, और एक्स और वाई किसके होते हैं? वो बॉय के लिए होते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मदर साइड से देखेंगे तो वो गर्ल है, ठीक है, क्योंकि मदर के पास जो मतलब क्रोमोसोम है, उनके पास जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और एक्स होते हैं, और फादर के पास क्या होते हैं? एक्स और वाई। तो फादर का 50% होता है, तो इसमें डी ऑप्शन लिखा, सेकंड ऑप्शन जो लिखा है सेक्स ऑफ ए चाइल्ड डिटरमाइंड बाई व्हाट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर, सेकंड सही है, ठीक है। यानी कि सेकंड सही है, तो इससे हम ये देख लेंगे कि जहाँ सेकंड आ रहा है वो ऑप्शन सही हो रहा है, तो बी ऑप्शन में सेकंड आ रहा है तो बी ऑप्शन ही सही है, बात खत्म। ये एलिमिनेशन मेथड है, यानी कि अगर आपको केवल एक दो ऑप्शन ही पता हो तब भी आप बिना दो तीन बिना पढ़े बाकी क्वेश्चनों के क्या कर देंगे? सही कर देंगे, सॉल्यूशन खत्म कर देंगे उसका। क्लियर है? समझ में आई बात? आगे बढ़ो। अब ये ऑप्शंस तुम्हें बहुत काम आएंगे, ये एमसीक्यू तुम्हें एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में बताना है। क्रोमोसोम्स हेरिडिटी का है, ठीक है। क्रोमोसोम्स तुम्हें पहले बताए 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब पेयर में होते हैं, और 46 सिंगल में होते हैं, ठीक है, जिसमें से 22+1 का काम होता है, ठीक है, पेयर में। जैसे अभी हमने ऊपर बात करी थी एक्स और एक्स और एक्स और वाई, यानी कि ये सिंगल पेयर है। अब इसमें लिखा है कि कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, पहला ऑप्शन। दूसरे में लिखा है कि आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एनिमल सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। अब यहाँ इन्होंने एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया, एनिमल सेल और प्लांट सेल, यानी कि न्यूक्लियस तो दोनों में होता है, एनिमल में भी और प्लांट सेल में। ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये कुछ ठीक ठीक सा लग रहा है तीसरा वाला। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, और ये सेल डिवीजन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। 9th क्लास में तुमने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है बायोलॉजी में, 9th क्लास में माइटोसिस मियोसिस फर्स्ट चैप्टर में सेल वाले में सुना है, तो उसमें सेल का डिवीजन होता है। तो चौथा वाला भी थोड़ा थोड़ा कैसा लग रहा है? ठीक 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 सा लग रहा है। तो चौथा जहाँ पे आ रहा है वो ऑप्शन हमें थोड़े थोड़े कैसे लगेंगे? सही, यानी कि पहला ऑप्शन ही खत्म हो गया, यानी कि मामला 75% पे आ गया। अभी जो 100% चल रहा था, अब 3 ऑप्शन में से आंसर खोजना है। 3 के बाद ये क्या है कि ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल, तीसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो डी ऑप्शन भी खत्म हो गया यहाँ से। अब मामला केवल किस में रह गया? केवल 50-50 में। अब हमें केवल 50-50 में रह गया। अब हमें ये पता करना है कि बी और सी में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो अब हमें ये और पता चल जाए कि बी और सी में से कौन सा सही है। यही ऑप्शन तो रह गए थे, बी और सी। नहीं, ये क्वेश्चन गलत आ गया, ये वाला था। बी और सी में से पता करना है, तो अब सी वाले में क्या है? फर्स्ट आ रहा है, और बी वाले सी वाले में सेकंड भी आ रहा है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये गलत है, सी बी ऑप्शन सही होगा इसका। जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? बी, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। इन द नर्व सेल, यानी कि नर्व सेल की बात हो रही है, द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज लोकेटेड इन ए केमिकल सिग्नल,
इज नोन एज, यानी कि नर्व सेल में वो जगह बतानी है, वो साइट बनानी है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल कहाँ पे कन्वर्ट होता है? देखो, ये हमने नर्व सेल जब तुम्हें पढ़ाया था, उसमें हमने क्या बताया था, डेंड्राइट सिग्नल को रिसीव करते हैं, सेल बॉडी से ट्रांसफर होता है सिग्नल, और एक्सॉन से पास होता है। अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या चीज़ होती है? यानी कि ये वो जंक्शन है यहाँ पर नर्व और मसल दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जब आप जाएंगे तो बीच में उसमें देखने को मिलता है, ठीक है, बीच में उसमें देखने को मिलता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक, अब इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, उसे साइनेप्स कहते हैं, और वो केमिकल सब्सटेंस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल में चेंज होता है। तो वो पॉइंट जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का होगा। तो सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन कैसा होगा? राइट। स्टोमेटा के बारे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार ये रिपीट होता जाता है कि स्टोमेटा कब क्लोज होता है, व्हेन स्टोमेटा क्लोज। तो इसमें लिखा है थर्ड वाला सही है, यानी कि वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल। तो अभी देखते हैं कि इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी कि स्टोमेटा कब क्लोज होगा? जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो बंद क्यों होगा? वो तो उस टाइम खुलेगा ना, पहले भी समझो। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन कैसा है, जब भी कोई सवाल ना आए तो उसमें से वो सवाल ढूंढने लगो, वो पॉइंट ढूंढने लगो, वो क्या हो जाए? गलत। तो पहला ऑप्शन कैसा है? गलत। जहाँ पहला लिखा है वो ऑप्शन गलत हो गए, 50% यहीं पे खत्म सवाल। अब बोला है कि इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ही नहीं होती, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो सेकंड भी गलत हो गया, तो इस हिसाब से तो सारे ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। कि मतलब स्टोमेटा कब क्लोज होता है कि व्हेन इट डज नॉट नीड द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि बचा कौन सा? थर्ड एंड फोर्थ। इस सवाल को देखना पड़ेगा बेटा, एक मिनट। इसमें लिखा है कि इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी फोटोसिंथेसिस के लिए तब वो क्लोज होगा, ठीक है। और स्टोमेटा को नहीं जरूरत होती है। स्टोमेटा एक मतलब कोर्स है जो सरफेस में पाया जाता है, जिसकी मदद से, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उस समय उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो वो नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है और फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज करता है। और जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो वहाँ से क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है नेचर में, और वाटर का एवेपोरेशन भी करता है, यानी कि प्लांट से वाटर सीधे नेचर में ट्रांसफर होता है। तो अब यहाँ पे मतलब थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, पढ़ने में। अब तीसरे चौथे ऑप्शन में देखते हैं, वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल, वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। और तीसरा सही है तो तीसरे के हिसाब से बी और सी सही है। ये ऑप्शन सही होगा सी वाला। पढ़ के देखो यहाँ से, ए स्टोमेटा क्लोज यानी कब क्लोज होता है कि व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब उसको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है तब वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। और जब वो वाटर का फ्लो करता है आउट, ठीक है, यानी कि इस हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाता है। अब आ जाओ 12 नंबर पर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस शुड ए ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट अ इमेज ऑफ द सेम साइज, यानी कि कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, और इमेज कैसी बनानी है? सेम साइज। बस इस सवाल में तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें याद कर लेना है 2f। क्या याद कर लेना है? 2f बस। और 2f का मतलब होता है डबल ऑफ द फोकस, यानी कि f, हाँ, फोकस का डबल। सी वाला सही है, बात खत्म। यानी कि जब ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ हो तो वहाँ सेम साइज बनती नहीं, वहाँ छोटी बनती है हमेशा।